किसान भाइयों और बहनों नमस्कार, सुप्रभात। किसान भाइयों, मैदानी इलाकों में मौसम गर्माने लगा है, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी ठंड बरकरार है और साथ ही बर्फबारी भी हो रही है। लेकिन कुदरत के ये खेल तो यूं ही चलते रहेंगे। इसी बीच हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम की। हमारे आज के कार्यक्रम में खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम तो रहेगा ही, और साथ ही कृषि में समग्र विकास में पूसा की प्रौद्योगिकियों के बारे में हम आपको विशेष दिखाएंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम अपने आज के कार्यक्रम की, और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। पंजाब व हरियाणा से गेहूं खरीद नहीं करेगा एफसीआई। कृषि उपकरण खरीद पर महिलाओं को 10% अतिरिक्त वित्तीय सहायता। गेहूं का रकबा कम होने के बावजूद उपज गुणवत्ता बढ़िया होने के आसार। फल सब्जियों में कीटनाशक अवशेषों पर निगरानी कार्यक्रम बेहद प्रभावी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। पंजाब व हरियाणा से भारतीय खाद्य निगम गेहूं की खरीद नहीं करेगा। चरणबद्ध तरीके से पंजाब व हरियाणा से गेहूं की खरीद में कमी की जाएगी और फिर इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पंजाब व हरियाणा से एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद खत्म करने को कहा है। असल में पंजाब व हरियाणा में खरीद प्रणाली पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, इसलिए एफसीआई को अब खाद्यान्न खरीद के मामले में पिछड़े राज्यों की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। हरियाणा सरकार ने केंद्र का निर्णय मान लिया है और एफसीआई द्वारा गेहूं खरीद रोक दी है, जबकि पंजाब सरकार ने चरणबद्ध रूप से गेहूं की खरीद खत्म करने को कहा है। एफसीआई की पुनः संरचना पैनल की सिफारिशों पर यह कदम उठाया गया है, जिससे एफसीआई को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। सरकार के इस कदम से एफसीआई पर भंडारण संबंधी बोझ भी कम होगा तथा एफसीआई पिछड़े राज्यों में अधिक सुविधाएं मुहैया करा पाएगा। महिलाओं का भारतीय कृषि में अहम योगदान है। महिलाओं की कृषि में बढ़ती भागीदारी के मद्देनजर सरकार महिलाओं के लिए अनुकूल कृषि उपकरणों पर काफी प्रोत्साहन दे रही है। कृषि में महिलाओं का योगदान करीब 70 से 80% तक है और डेयरी क्षेत्र में तो करीब 90% मेहनत महिलाओं की है। महिलाओं के लिए कृषि कार्यों में श्रम कुछ कम हो सके, इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई कृषि उपकरण विकसित किए हैं, जो विशेषकर महिलाओं के लिए ही तैयार किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरण क्षेत्र में अनुसंधान व तकनीकी नवाचारों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। मशीन के तहत 30% आवंटन महिला किसानों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे महिलाओं को इसका लाभ मिलना जारी रहे। गेहूं का रकबा कुछ कम होने के बावजूद इसकी उपज गुणवत्ता में सुधार होने के आसार हैं। हालांकि थोड़ा उत्पादन कम हो सकता है। गेहूं के रकबे में 2.3% की कमी आने के बावजूद कुल उत्पादन में अधिक फर्क नहीं पड़ेगा और गेहूं की गुणवत्ता अच्छी होने के पूरे आसार हैं। कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने कहा है कि बीते वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं की गुणवत्ता अच्छी है और अगर तापमान में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है तो गुणवत्ता बढ़िया बने रहने का ही अनुमान है। गेहूं के रकबे में आई कमी के कारण वर्ष 2014-15 में गेहूं उत्पादन 9,57,60,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है। इस कारण गेहूं रकबा में गिरावट के बावजूद कुल उत्पादन अधिक प्रभावित नहीं होगा। कीटनाशियों का उपयोग बढ़ रहा है और किसी भी प्रतिबंधित कीटनाशी का उपयोग न हो, इसके लिए कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों पर निगरानी कार्यक्रम चला रहा है। देश में प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग न हो, इस पर निगरानी रखने के लिए कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों पर निगरानी कार्यक्रम चला रहा है। प्रतिबंधित कीटनाशियों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के साथ साथ पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इस निगरानी कार्यक्रम के तहत फल व सब्जियों के नमूने एकत्र करके उनमें कीटनाशक अवशेषों की मौजूदगी की जांच की जाती है। सरकार द्वारा निगरानी कार्यक्रम का सख्ती से पालन किए जाने के कारण अब लिए गए नमूनों में किसी भी प्रतिबंधित कीटनाशक का कोई भी अवशेष नहीं मिला है। खाद्य सुरक्षा व मानदंड नियमों के तहत
कार्बाइड गैस द्वारा कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों की बिक्री प्रतिबंधित है और निगरानी टीम समय समय पर संदिग्ध केंद्रों पर भी छापे मारती है। सरकार के इस प्रयासों से उपभोक्ताओं को पोषक व स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ मिल पाने में सफलता मिल रही है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम व मेघालय में गरज के साथ ओले पड़ने की संभावना है, जबकि जम्मू व कश्मीर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश व बर्फबारी हो सकती है। नए बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गरज के साथ ओले पड़ने की आशंका है। किसानों को सलाह है कि कहीं कहीं ओले गिरने की संभावना को ध्यान में रखते हुए फल वृक्षों तथा पौधशाला के बचाव के लिए नेट यानी जाल से इन्हें ढक दें। साथ ही फल वृक्षों, सब्जियों आदि के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें तथा पशुओं को इस दौरान पशुशाला में ही रखें। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विकास का मुख्य आधार तकनीकी है। कृषि में ये बात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक लागू होती है। हमें सीमित क्षेत्रों और संसाधनों से अधिक उत्पादन लेना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इस दिशा में निरंतर कार्यरत है। आइए जानते हैं कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी नई प्रौद्योगिकियां भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लाया है और ये किस प्रकार से कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होंगी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि का विकास निर्भर करता है कि जो नई नई तकनीकियाँ बहुत सारे संस्थान हमारे बना रहे हैं, वो तकनीकियाँ किसान अपनाएं, अपना उत्पादन बढ़ाएं और देश का उत्पादन बढ़ाएं और साथ ही साथ नहीं केवल हमें आत्मनिर्भर बनाएं बल्कि हमें उसका निर्यात कर पाएं, जिससे कि हमारा देश विदेशी मुद्रा कमाए। और इस सिलसिले में अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली का नाम लेते हैं तो एक ऐसा संस्थान है जो देश का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और न केवल देश का बल्कि पूरे एशिया का ऐसा संस्थान है जिसने तकनीकी विकास में नए नए आयाम स्थापित किए। इस संस्थान की निर्देशक हैं डॉक्टर रविंदर कौर जी, जिन्होंने हाल ही में इस संस्थान का कार्यभार संभाला है और संस्थान में अब कई सारी गतिविधियाँ होने जा रही हैं। तो आइए जानते हैं संस्थान ने कौन कौन सी नई तकनीकियाँ विकसित की हैं, ये तकनीकें किसानों तक कैसे जा रही हैं और अगर किसान इनको अपनाते हैं तो किसानों को क्या क्या लाभ होने वाला है। मैडम, भारत सरकार बहुत जोर दे रही है कि हर किसान को उसकी मिट्टी का जांच मिले और वो अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य जाने। तो क्या पूसा संस्थान ने कोई ऐसी तकनीक विकसित की है जो गांव में एक छोटी सी प्रयोगशाला, कोई भी गांव का पढ़ा लिखा लड़का एक ट्रेनिंग के बाद स्थापित करके और किसानों को इसकी सेवा दे सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समग्र विकास के बारे में बता दूं। हम शुरू हुए थे हरित क्रांति से। हरित क्रांति में मुख्यतः हमने जो फोकस था हमारा वैरायटी और बोनी वैरायटी के ऊपर था और उस बोनी वैरायटी से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता हम ले सकते हैं उसके ऊपर विशेषकर ध्यान था। उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमने उस समय अत्यधिक फर्टिलाइज़र और पानी का इनपुट्स का योगदान दिया
डाला खेती में, और ये परवाह करे बगैर कि इनका रेपरकशन, इनका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या होगा। अब हाल ये हो गया है कि हमें हायर प्रोडक्टिविटी तो मिल रही है, लेकिन उसके चलते हमारा एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो चुका है, ना केवल एक्सेस वाटर डालने की वजह से, बट एक्सेसिव अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी खेती के साथ साथ होने की वजह से जो हमारे पानी के अंदर जो दूषित पदार्थ हैं उनका भी खेती के अंदर मिश्रण हो जाने की वजह से और फूड क्वालिटी में डिटेरियोरेशन हो जाने की वजह से काफ़ी हो रहा है। और ये ना केवल दूषित पानी, बट दूषित पानी की वजह से दूषित मिट्टी और डिग्रेडेड सॉइल की वजह से ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। मैडम, जो दूषित जल है इसकी समस्या देश में बढ़ती ही जा रही है, तो क्या संस्थान ने कोई ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे उसका उपचार करके हम इस जल को कृषि में प्रयोग करके किसानों को उसका लाभ दे सकें? अभी हाल ही में एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी का निजात किया है, जिसमें ना तो हमें एनर्जी चाहिए, ना हमें केमिकल चाहिए, ना हमें बाहर से खरीदे हुए जीवाणु को उपयोग में लाना है। हम सारी ये ट्रीटमेंट की प्रक्रिया नेचुरल वे में करते हैं, जिसमें कि हम पौधों को यूज़ करते हैं और सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं। मीडिया जो कि सब जगह होता ही है, वो ग्रेवल हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, इन सब से इंजीनियर्ड ट्रीटमेंट सेल्स बना के उनको जो दूषित जल है उसमें से ना केवल ऑर्गेनिक लोड बट न्यूट्रिएंट लोड भी कम करते हैं, और इसके साथ साथ उसमें जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, हैवी मेटल्स, उनको भी 95 से 99% हम कम कर सकते हैं। सो इससे जो हमारी जो लागत है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि हम ना तो केमिकल खरीदते हैं, ना हम जीवाणु खरीदते हैं, ना हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो अगर कंपेयर करें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट से, इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट केवल 60 पैसा प्रति किलो लीटर है और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट की 12 से 13 रुपया प्रति किलो लीटर है। मैडम, भारत सरकार बहुत जोर दे रही है कि हर किसान को उसकी मिट्टी का ही जाँच मिले और वो अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य जाने। तो क्या पूसा संस्थान ने कोई ऐसी तकनीक विकसित की है जो गाँव में एक छोटी सी प्रयोगशाला, कोई भी गांव का पढ़ा लिखा लड़का एक ट्रेनिंग के बाद स्थापित करके और किसानों को इसकी सेवा दे सके? अभी हाल ही में हमने एक मशीन बनाई है जिसे हम STFR मीटर के नाम से जानते हैं। STFR मीटर मतलब सॉइल टेस्ट फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन मीटर। यह मशीन, जैसा कि नाम भी बताता है, ना केवल सॉइल टेस्टिंग कर सकती है और उस सॉइल की EC, pH, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यहाँ तक कि जिंक की मात्रा बता सकती है, बल्कि वो मात्रा बताने के बाद कितना फर्टिलाइज़र एक प्रकार की लैंड के अंदर रेकमेंड करना चाहिए ताकि एक प्रकार की यील्ड उत्पादकता यानी कि हो सके, उसका भी रिकमेंडेशन ये मशीन देती है। और ये मात्र केवल 30,000 रुपये की है। हम ऑलरेडी इस मशीन को 7 कंपनियों को कमर्शलाइज कर चुके हैं, लाइसेंस कर चुके हैं, और 2 कंपनियां ऑलरेडी उसको मार्केट में भी उतार चुकी हैं। आपने बहुत ही अच्छा यंत्र विकसित किया है और एक ऐसा यंत्र है कि गांव में ही छोटी सी प्रयोगशाला बन जाएगी और गांव के लड़कों को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अगर जो किसान भाई या जो नवयुवक इसको खरीदना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क करे? क्या कोई पूसा संस्थान ऐसा कार्य करने जा रहा है जहाँ पे इस प्रकार का मौका हो, जहाँ ये यंत्र देख पाए, खरीद पाए और साथ साथ में ट्रेनिंग ले पाए? तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। जी, अभी हाल ही में पूसा का किसान मेला आने वाला है जो कि 10, 11 और 12 मार्च को है। हम इस मेले में इस मशीन का प्रदर्शन करेंगे और जो कंपनी इस मशीन को बेच रही है उनका भी स्टॉल लगाएंगे। तो जो किसान भाई या कोई अन्य व्यक्ति या कंपनी वाले इसको ख़रीदना चाहें वह ना केवल इस मेले में ख़रीद सकते हैं बल्कि इस मेले में उसकी ट्रेनिंग भी पा सकते हैं। ये बड़ा ही इसकी जो ट्रेनिंग है वो केवल मात्र 2 दिनों की होती है। मेले में तो हम 2 दिन की ट्रेनिंग नहीं देंगे, केवल एक फ्लेवर देंगे कि ये मशीन क्या क्या काम कर सकती है। लेकिन ख़रीदारी करने के उपरांत जो कस्टमर है उसको केवल मात्र 2 दिन की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसके उपरांत वो उस मशीन को अपने आप यूटिलाइज़ कर सकता है। तो जो गांव में यूथ है, बोथ मेल एंड फीमेल, वो इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं
और एक सेंट्रलाइज प्लेस में एक ही मशीन को खरीद के टाइम टू टाइम उस विलेज का या उस पर्टिकुलर रीजन की मिट्टी का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्टें ऑन पेमेंट बेसिस भी लोगों को आई मीन नेबरहुड फार्मर्स को बांट सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा उनका लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट एक विकल्प भी हो सकता है। मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब से बोनी जाति के गेहूँ आए हैं तो रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग बढ़ा है और अंधाधुंध प्रयोग बढ़ने से किसानों की लागत भी बढ़ी है, मृदा का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। तो क्या इसकी समस्या का समाधान करने के लिए आपका संस्थान को जीवाणु खादों पर काम कर रहा है, और कर रहा है तो ये जीवाणु खाद किस प्रकार से किसान की मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने बायो फर्टिलाइजर्स भी कई प्रकार के बनाए हैं जिनको आप कहते हैं जीवाणु खाद। ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स हैं, सॉलिड नहीं है। और इनकी भिन्नता ये है कि अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र की बोरी को एक बारी खोल देते हैं तो वो खुलने के उपरांत अगर जो बचा शेष भाग रह जाता है वो ख़राब हो जाता है मॉइस्चर की वजह से। लेकिन इन बायो फर्टिलाइजर्स को आप उतने ही मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, और बाकी बोतल बंद करके आप अगले समय के लिए रख सकते हैं। ना केवल ये भी जाना गया है, अगर आप इनको दूसरे कमर्शियल फर्टिलाइज़र्स के साथ डालते हैं तो कमर्शियल फर्टिलाइज़र्स की लागत को 50% आप कम कर सकते हैं। महिलाओं का कृषि में बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी महिलाएं कृषि कार्य करती हैं, लेकिन जब भी तकनीक विकसित होती है तो पुरुषों को ध्यान में रखा जाता है। तो क्या कोई ऐसी तकनीक आप विकसित कर रहे हैं जिनमें ग्रामीण महिलाओं के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी किस प्रकार से हम इफिशिएंसी बढ़ाएं उसको ध्यान में रखते हुए आप कार्य कर रहे हैं? जी, महिलाओं का लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट के लिए और फार्म वुमेन को फैसिलिटेट करने के लिए भी पूसा काफ़ी चीज़ों का R&D कर रहा है। सबसे पहले तो मैं लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट पे जाऊंगी। लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट स्पेशली वुमेन के लिए हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि ना केवल वुमेन फार्मर बट मेल फार्मर का भी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो। अब वो कैसे पदार्थ हैं, हमने हाल ही में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ग्रीन पी फ्लेक्स कहते हैं हम उनको, चिकपी फ्लेक्स, वो बनाए हैं। फिर हमने क्रैकर्स बनाए हैं जिन्हें कि हम ABCD क्रैकर्स कहते हैं। ए का मतलब आंवला वाले क्रैकर, और बीट रूट वाले क्रैकर, कैप्सिकम वाले क्रैकर और ड्रम स्टिक वाले क्रैकर। इनकी मुख्यतः ये माइक्रोन्यूट्रिएंट एनरिच्ड हैं। तो ये ना केवल कस्टमर को, कंज्यूमर को माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रदान करते हैं, यानी कि अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ ये बने हुए हैं। और ये जो इनकी जो इंडस्ट्री अगर कोई इस्टेब्लिश करना चाहता है वो केवल 1 से लेकर 2 लाख रुपए की लागत के उपरांत वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकता है वो किसान, जिससे कि वो अपने फार्म प्रोड्यूस का बेटर इस्तेमाल करके उसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना सकता है और मार्केट में उसको बेच सकता है। मैडम आपने बहुत ही अच्छा बताया कि आपके संस्थान ने कई सारे नई चीज़ें बनाई हैं और बहुत अच्छे बिस्किट बनाए हैं और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। लेकिन आजकल देश में मधुमेह की काफ़ी बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, और जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है गेहूँ मत खाओ, मक्का मत खाओ, बाजरा खाओ। लेकिन बाजरे का नाम सुनते ही बच्चे कूद जाते हैं। तो क्या आपने कोई बाजरे के ऐसे उत्पाद बनाए हैं जिससे बच्चे या बड़े खुश होकर खाएं और अपना स्वास्थ्य भी बढ़ाएं, और साथ साथ में बाजरे की मांग बढ़ने के किसानों को भी अच्छा पैसा मिले? इसका भी हमने विकल्प सोचा है। हमने हाल ही में बाजरा के कुरकुरे बनाए हैं जिसको हम कहते हैं पूसा पर्ल पफ। ये कुरकुरों का मुख्यतः ये है कि ये ग्लूटेन फ्री होती हैं, तो ना केवल ये माइक्रोन्यूट्रिएंट एनरिच्ड होती हैं बट इनमें ग्लूकोज जो शुगर प्रोड्यूसिंग पदार्थ होते हैं फूड में वो भी कम होते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। मैडम, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या कुछ आपने ऐसे कृषि यंत्र बनाए हैं जिनसे महिलाओं का खेती में काम आसान हो जाए और यंत्र उनके लिए सही साबित हो, उनको ज़्यादा थकावट ना है और उनकी जो इफिशिएंसी वो बढ़े? जी, हमारे पूसा अनुसंधान संस्थान में एक डिपार्टमेंट है जिसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, और उस डिपार्टमेंट के अंदर एक सेंटर है जिसे हम एर्गोनॉमिक सेंटर कहते हैं। एर्गोनॉमिक का मतलब कि वुमेन, ना केवल वुमेन,
कोई भी फार्म वर्कर हो, उसके बैठने का, उठने का, कार्य करने का पोस्चर को ध्यान में रखते हुए यंत्र का, मशीन का या यंत्र का प्रोडक्शन करना या डिज़ाइनिंग करना। और ये काफ़ी समय से पूसा में हो रहा है। और इस साल हमने मुख्यतः फीमेल वर्कर्स के लिए कैसे कैसे उपकरण, कैसे कैसे यंत्र बनने चाहिए ताकि वह भी, जैसे कि आप जानते हैं, मुख्यतः जो जितने भी यंत्र बने हैं वो मेल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, फीमेल वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए। जबकि प्राइमरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या प्रीलिमिनरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सारी वुमेन ही मुख्यतः करती हैं, लेकिन वुमेन फ्रेंडली यंत्र नहीं होते हैं। सो इन सब प्रक्रियाओं को, एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कारगर तरीके से करने के लिए हमने कई प्रकार के वुमेन फ्रेंडली यंत्र बनाया है, जिसमें कि आप वीडिंग के लिए कह सकते हैं या होइंग के लिए कह सकते हैं कि व्हील वाला एक हो बनाया गया है, लोड कैरिंग करने के लिए हार्नेस वाले लोड कैरिंग यंत्र बनाए गए हैं, और इसी प्रकार की चीज़ें कई बनाई गई हैं। मैडम, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका संस्थान बहुत सारी तकनीक विकसित कर रहा है और ये तकनीकें सभी किसानों के लिए हैं, तो इनको किसानों तक पहुंचाने के लिए आपका संस्थान कौन कौन से नए प्रयास कर रहा है और किस प्रकार इन तकनीकों को आप किसानों तक ले जाना चाहते हैं? जी, हम 10-11 मार्च को एक एनुअल एग्रीकल्चरल फेयर, जिसे कि हम पूसा कृषि विज्ञान मेले के नाम से जानते हैं, वह करने जा रहे हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ना केवल नेशनल कैपिटल रीजन के फार्मर्स, जो कि हमारे अल्टीमेट स्टेक होल्डर हैं, बिकॉज हम NCR रीजन के अंदर स्थित हैं, बल्कि पूरे देश के फार्मर जो कोई भी पूसा की तकनीकों का लाभ उठाना चाहें वह यहाँ आए और एक स्थान पे, जैसा कि मॉल होता है, एक मॉल में आप जाएं, हर प्रकार की चीज़ों का खरीदारी कर सकते हैं। हमारा इंटेंशन भी इस मेले में यही होता है कि एक हब हो जहाँ की पूरे देश भर के किसान आएँ और हमारी तकनीकों का एक नमूना देखें और उस नमूने से प्रोत्साहित होकर अपनी जगह पे, अपने स्थानों पे उनका एप्लीकेशन करें। मैडम, जैसा कि आप जानते हैं, किसानों की एक ही मांग होती है, अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छे कृषि यंत्र। तो क्या किसान इस मेले में ये सब कुछ खरीद पाएंगे? जी, इस मेले में ना केवल किसान को एक अवसर मिलेगा कि वह बीज खरीद सके, फर्टिलाइज़र अच्छा खरीद सके और कृषि उपकरण खरीद सके, मूल्य संवर्धन की तकनीकियाँ जान सके, बल्कि हम इस मेले में कई प्रकार की गोष्ठियाँ भी करते हैं, जिसमें कि जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं वो है फार्मर के प्रश्न सुनते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनकी कई प्रकार की लोकल समस्याएं जो होते हैं निदान भी करते हैं। इसके अलावा हम गोष्ठियों के माध्यम से स्पेशली वुमेन फार्मर जो होती हैं उनको कैसे एम्पावर किया जाए। देखिए, एम्पावरमेंट केवल खेती से नहीं होती है, एम्पावरमेंट अच्छे जल को प्रदान करने से भी होती हैं, हेल्दी फूड प्रदान करने से भी होती हैं, और उनको फैमिली प्रॉब्लम्स अगर कुछ हों तो कैसे उनको लीगल सिस्टम को अप्रोच करना है उससे भी होती हैं। सो इस बारी के वुमेन एम्पावरमेंट पैनल में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर प्रकार की उनको एम्पावरमेंट हमारी स्पेशली फार्म वुमेन को दे पाएँ। आपने इतनी जानकारी दी, इसके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd
और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषि-दर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। आप हमसे कंप्यूटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं, साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अपने सुझाव और समस्याएं हमें लिखना ना भूलें। हम आपको अपने कल के कार्यक्रम के बारे में भी बता दें। कल हम आपको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में हुए मेले की झलकियां दिखाएंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।